हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेज़ पॉइंट यूट्यूब चैनल, जो कि एमएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए जाना जाता है। और ये जो क्लास है फ्रेंड्स, ये क्लास सीयूटी पीजी एमएड 2026 में जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और साथ ही साथ ऐसी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद से कराती हैं, यानी कि सीयूईटी पीजी के अंडर में नहीं आती हैं, ये क्लास उनके लिए भी है। जैसे आपकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गई, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गई, एमजेपीआरयू हो गई, सीसीएसयू, सीएसजेएमयू हो गई, डीडीयूजीयू हो गई और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गई, केएनआईपीएसएस हो गई, आरएमएलएयू हो गई। तो ये क्लास सभी के लिए, क्योंकि एमएड एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और आज के इस सेशन में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो सभी के सिलेबस में क्या होता है, इंक्लूड होता है। आज का हमारा अपना टॉपिक क्या होने वाला है? तो फ्रेंड्स, आज का हमारा अपना टॉपिक होने वाला है एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शंस, कमज़ोर वर्गों की शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी वीकर सेक्शंस के लिए क्या एजुकेशन की व्यवस्था है उस पर हम गौर करेंगे। ठीक, ये मेरी प्यारी सी तस्वीर आप देख सकते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय ब्रजेश कुमार गुप्ता। और जैसा कि आप हमारा ध्येय वाक्य जानते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे लिए अलंकरण नहीं है, यानी कोई सजावट का सामान नहीं है, बल्कि भारतवर्ष यानी भारत के कोने कोने में कैसे दी जा सकती है हर स्तर पर, ये जिद हमने पाल रखी है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ये मेरी यूज़र आईडी है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी चीज़ों को मैं देख पाऊँ, आपसे जुड़ पाऊँ और आप भी मेरी चीज़ों को देख पाएँ, हम लोग का इंटरेक्शन बढ़िया हो पाए। सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से, क्लास बड़ी ही शानदार होने वाली है। इस क्लास में हम लोग अपने टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले जानने और देखने को मिलती है। इस सेशन को एमएड के जो बाकी के एस्पिरेंट्स हैं उनके पास एक बार शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को आप दबा लीजिए ताकि कोई सा भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल को लिंक मिलेगा, आप दोनों को ही ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि सीयूईटी पीजी वालों का अभी एडमिट कार्ड आना है, डेट शीट आनी है, उसकी सूचना आपको यहीं पे मिलेगी। और अभी ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका फॉर्म नहीं आया है मिड एंट्रेंस का, उसकी सूचना भी आपको यहीं पर मिलेगी। तो अगर आप इसे ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप सूचनाओं से क्या होंगे, छूट जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं फाउंडेशन बैच के तहत प्रोवाइड की जा रही हैं। इस बैच में हमने आपको बोला था कि सीयूईटी पीजी एमएड का जो ऑफिशियल सिलेबस है यूनिट 1 से लेकर 10 तक का, उसकी समस्त थियरी की क्लासेस आपको दी जाएंगी, प्रैक्टिस सेट की क्लासेस दी जाएंगी और 3 साल के PYQ भी आपको दिए जाएंगे। क्लासेस बाईलैंगुअल होगी, ये मैंने आपसे वादा किया था। थियरी की क्लास ऑलमोस्ट हमारी समाप्त होने वाली है, उसके बाद हम लोग PYQ करेंगे 2025 CUT PG एमएड का, और फिर हम लोग एग्ज़ाम होने तक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हर एक टॉपिक का। ठीक है, यही रणनीति बनाकर हम चल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फाउंडेशन बैच का मैंने एक ध्येय वाक्य भी रखा, मजबूत इरादे खुद से वादे, बन गई है जिद, कहलाना है शिक्षा विद। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का अपना टॉपिक है वो क्या है? हमारा आज का अपना टॉपिक है एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शंस, कमज़ोर वर्गों की शिक्षा। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? तो हम लोग कवर करेंगे इसमें कि हम लोग देखेंगे कि वीकर सेक्शंस की क्या डेफिनेशन होती है, यानी परिभाषा को देखने का काम करेंगे। कॉन्सेप्ट समझेंगे, वीकर सेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कमज़ोर वर्ग आखिर किसको कहते हैं। स्कोप ऑफ वीकर सेक्शंस की कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते हैं, कहाँ तक इसका दायरा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर वीकर सेक्शन, कमज़ोर वर्गों के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। इशूज ऑफ वीकर सेक्शन चाइल्ड, कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर, शिक्षा के पर्सपेक्टिव से, तो उस चीज़ को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इंसेंटिव फॉर एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन कि जो ये कमज़ोर वर्ग हैं इनके एजुकेशन के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं
उन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। तो ये हमारा आज का टोटल रोड मैप है, इसी पे हमें चलना है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे? सबसे पहली हम चीज़ देखेंगे कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार वीकर सेक्शंस की क्या परिभाषा है, इस चीज़ को हम देखने का काम करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि कमज़ोर वर्ग की शिक्षा के अंतर्गत जितनी चीज़ें हैं, एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप साथ में जो भी आप चाय, कॉफ़ी पीते हैं, लेके बैठिए और पूरे धैर्य के साथ मेरे साथ 40-50 मिनट बने रहिए। ठीक है? तो आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो आपका 2009 में आया था, उसके सेक्शन 2 के डी में क्या लिखा हुआ है वीकर सेक्शंस को लेकर? उसमें लिखा गया है डिसएडवांटेज ग्रुप की परिभाषा बताई गई है और वीकर सेक्शंस की भी परिभाषा बताई गई है। उसमें बोला गया है कि डिसएडवांटेज्ड ग्रुप या वीकर सेक्शन से संबंधित वे वर्ग हैं जिन्हें हम अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते हैं, या फिर जो अनुसूचित जनजाति हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। और इन दोनों के अलावा सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषीय, लिंगीय रूप से पिछड़ा वर्ग या फिर ऐसा कोई कारक जो विशेष रूप से सरकार द्वारा पहचाना गया हो, जैसे कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी, दिव्यांग को भी क्या सरकार मानती है कि भाई इन्हें भी अतिरिक्त सहायता देने की ज़रूरत है। तो सरकार को कुछ ऐसे लोगों को भी अगर पहचान की है कि वे कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो वो भी वीकर सेक्शन के अंतर्गत आएँगे। ये परिभाषा दी गई है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, ठीक? तो सामाजिक यानी कि सोशली, शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल, हाँ ठीक, इकोनॉमिकली, जियोग्राफिकली, लिंग्विस्टिक और आपका यहाँ पे ये हो जाएगा क्या बोलते हैं उसको, जेंडर, ठीक ना? तो इनके आधार पे कोई भी पिछड़ा वर्ग है या कोई ऐसा वर्ग जिसको सरकार ने अलग से आइडेंटिफाइड किया हो कि ये वीकर सेक्शन के अंतर्गत आएगा, तो वे वीकर सेक्शन से संबंधित हैं, या इन्हें हम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप भी कहते हैं, जिन्हें कि एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें कि लाभ नहीं मिल पा रहा है, समुचित लाभ जो इन्हें मिलना चाहिए था। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के सेक्शन 2 के ई में क्या लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम सालाना आय से नीचे आने वाले परिवार के बच्चे भी कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आप अगर सरल भाषा में समझना चाहें तो जिनके पास गरीबी रेखा का कार्ड होता है, तो वो लोग भी वीकर सेक्शन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक ना? चलिए, और अच्छे से हम चीज़ों को समझते हैं। क्या करते हैं हम? और अच्छे से हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक ना? कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शंस, ठीक ना? कि आखिर हम वीकर सेक्शन किसे कहेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कैसे वीकर सेक्शंस का जन्म हुआ, भाई कमज़ोर वर्ग का उदय कैसे हुआ, ठीक ना? इस चीज़ को हम देखेंगे। जब भी हम आपके सामने कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो यानी हम उस चीज़ के अस्तित्व में आने की बात कर रहे होते हैं, ठीक ना? तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जिसे हम वीकर सेक्शन बोल रहे हैं, वे डिप्राइव्ड लोग हैं, ठीक ना? दबे कुचले लोग हैं, आप समझ सकते हैं, शोषित लोग हैं। कैसे लोग हैं भाई? शोषित लोग हैं, हाशिए पे खड़े लोग हैं, हाशिए पे खड़े लोग हैं, ठीक ना? अगर ये हमारा समाज है, तो ये समाज के बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं, ठीक ना? कभी भी ये बाहर जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं। जो वीकर सेक्शन है बिल्कुल मार्जिन पे खड़ा है, ठीक ना? कभी भी इनको धक्का लगेगा, ये मुख्य धारा से दूर हो जाएँगे। तो ये डिप्राइव्ड लोग हैं, ये डिप्राइव्ड सोशली भी हो सकते हैं, सामाजिक रूप से भी दबे-कुचले हो सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से भी आपका डिप्राइव्ड हो सकते हैं, इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से भी आपका डिप्राइव्ड हो सकते हैं, ठीक ना? तो सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, जियोग्राफिकली, लिंग्विस्टिक, जेंडर, एजुकेशनल, किसी भी तरीके से अगर दबे कुचले जो लोग हैं, ये वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। ये वीकर सेक्शन में गए कैसे भाई? तो समाज में कुछ लोग क्या होते हैं, कभी-कभी थोड़े से ताकत जुटा लेते हैं और वे थोड़ी-सी ताकत जुटाने के बाद क्या करते हैं, अपने से जो
कम ताकत के लोग हैं उन पे सीमाएँ लगा देते हैं उनके जीवन पे कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप इससे बात नहीं कर सकते, आप ये पहन के नहीं जा सकते, आप घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते। तो लिमिटेशंस लगाने से क्या होता है कि वे फिर कमज़ोर हो जाते हैं और वे कमज़ोर वर्ग में आने लगते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी एक ऐसा कारक है जिसने कमज़ोर वर्ग को जन्म दिया। ठीक ना? समाज में जब भेदभाव बहुत ज़्यादा होने लगा, तो भेदभाव के साथ भी लोग जो कमज़ोर थे और कमज़ोर हो गए, उनकी मानसिक स्थिति और बुरी हो गई। हरासमेंट बहुत ज़्यादा हरास किया गया, ठीक ना? जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनको अब्यूज़्ड किया गया, उनका गलत इस्तेमाल किया गया, सेड्यूस्ड किया गया, यौन उत्पीड़न किया गया। आज भी आप देखते होंगे जो गरीब लोग होते हैं उनको जो अमीर होते हैं उनकी लड़कियों को, उनकी माँ को, उनकी बहन को बहुत ही गलत दृष्टि से देखते हैं और उनका शारीरिक उत्पीड़न करने की सोचते हैं कि ये गरीब है तो इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक ना? तो उससे क्या होता है कि गरीब और गरीब हो जाता है, गरीब और दब जाता है, उसकी मानसिक स्थिति को आप और पीछे ढकेल देते हैं, ठीक ना? अगर वो मान भी जाता है उस कृत्य के लिए गरीब किसी मजबूरी में, तो आप उसके मानसिक विचारों को और गंदा कर देते हैं। अटैक ऑन फ्रीडम जो सत्ता में बैठे लोग थे उन्होंने स्वतंत्रता पर अटैक किया तो कमज़ोर और कमज़ोर हुए। फॉर कॉम्प्रोमाइज्ड डिग्निटी लेस लाइफ स्टाइल जो लोग अभिजात वर्ग के थे, ठीक ना? जो कुलीन वर्ग के लोग थे उन्होंने सामान्य लोगों को गरिमामय जीवन जीने से रोक दिया, बाध्य कर दिया, ठीक ना? तो इस तरीके से कमज़ोर वर्ग की संख्या बहुत बढ़ गई। कमज़ोर वर्ग ख़ास रूप से उनकी एक विशिष्ट पहचान हो गई और कमज़ोर वर्ग मुख्य धारा से या मुख्य वर्ग से अलग छिटक गया, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे वीकर सेक्शंस का, ठीक ना? अब हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ वीकर सेक्शन कि भाई क्या स्कोप है वीकर सेक्शन का, तो कमज़ोर वर्ग का दायरा क्या है? तो जब हम बात कर रहे हैं आपसे वीकर सेक्शंस की, तो आप देखेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, जो एससी होते हैं, इसमें महार जाति आपकी आती है, ठीक ना? या जिसे हरिजन बोला जाता है, गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया था, वरना इसको और भी कुछ चीज़ों से कहकर बुलाया जाता था। तो ये आ जाएँगे इसमें, ठीक ना? वर्मा हो गए, ये भी एससी में आते हैं, ठीक ना? शेड्यूल कास्ट के लोग भी आपका वीकर सेक्शन में आ जाएँगे, इसमें आपके गोंड हो गए, बैगा हो गए, खरवार हो गए, ये सारी जो जातियाँ हैं, जो आदिवासी जिन्हें हम कहते हैं, तो वो शेड्यूल ट्राइब्स में आ जाएँगे। एसटी इन्हें बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में और शेड्यूल कास्ट को एससी बोलते हैं। तो एससी, एसटी आ जाएँगे। इसके बाद अभी आप देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस भी प्रचलन में है। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनको हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखते हैं, तो ये भी वीकर सेक्शन में आ जाएँगे क्योंकि हमने क्या बात किया कि सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली और जियोग्राफिकली लिंग्विस्टिक, जेंडर किसी भी आधार पर अगर कोई पिछड़ा है शारीरिक तौर पर भी, तो वो कमज़ोर वर्ग में आएगा। इसके बाद माइनॉरिटी, माइनॉरिटी क्या है? वो उन अपनी संस्कृति के आधार पे बहुत कम संख्या में होते हैं, तो वो भी क्या है कमज़ोर वर्ग में आते हैं। डिसेबल्ड ग्रुप जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी, दिव्यांग जो लोग हैं, तो शारीरिक संरचना के आधार पे वे कमज़ोर वर्ग के अंतर आते हैं। वुमेन्स, स्त्रियों पे एक लंबे समय तक बहुत ही ज़्यादा शोषण हुआ है, उनको ऑब्जेक्टिफिकेशन उनका किया गया है, उनको एक वस्तु की तरह उनसे बिहेव किया गया है, ठीक ना? उनको यौन संतुष्टि की दृष्टि से खाली देखा गया है। बच्चों को पैदा करने के लिए, बच्चों को बड़ा करने के लिए, तो बहुत शोषण उन पे भी हुआ है जिससे कि उनका एक ख़ासा वर्ग कमज़ोर तबके में तब्दील हो गया था, तो उनको भी हम कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। थर्ड जेंडर को हम कैसे भूल जाएँगे, ठीक ना? ट्रांसजेंडर जिसे हम बोलते हैं, इनके साथ समाज इतना बुरा व्यवहार करता है कि हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक ना? अगर जो ट्रांसजेंडर होते हैं यानी कि जिनमें हार्मोनल अनबैलेंस होता है, ना तो वो प्रॉपर मेल में आते हैं, ना तो प्रॉपर वो फीमेल में आते हैं। उनकी शारीरिक संरचना कुछ होती है और उनकी फीलिंग कुछ और होती है। तो ऐसे लोगों को समाज बड़ी हेय दृष्टि से देखता है, बड़ी ही हीन दृष्टि से देखता है। मानता है कि उनको समाज में जीने का अधिकार नहीं है। समलैंगिक विवाह पे, समलैंगिक सेक्स पे बहुत ज़्यादा
केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब इन्वॉल्व हुए, कानून बना, कितना कुछ हुआ, तो ये भी कमज़ोर वर्ग में आता है, इस पे भी बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। इसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी को आप कैसे भूल सकते हैं। ओबीसी पर भी जो हमारे पहले के ब्राह्मण हुए हैं, पहले के क्षत्रिय हुए हैं, इन्हें वैश्य यानी कि अपने से नीचा मानते, जो ये ऊंच नीच की प्रक्रिया थी और इनको कुछ चीज़ों से वंचित रखा था, तो ये भी हमारे कमज़ोर वर्ग में आते हैं, ठीक ना। इनके लिए संविधान में क्या-क्या प्रावधान है, या इनके शिक्षा के लिए संविधान में क्या-क्या प्रावधान है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं 4 स्टार लगा दे रहा हूँ, तो इसको ज़रूर लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि वीकर सेक्शन से संबंधित मुख्य रूप से एक यही आर्टिकल है। तो अनुच्छेद 46 क्या बोलता है कि जो राज्य है, वो दुर्बल वर्ग में कौन-कौन आ जाएँगे? दुर्बल वर्ग में कौन-कौन आ जाएँगे? तो दुर्बल वर्ग में आपके एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी, डिसेबल्ड ग्रुप, वुमेन्स, थर्ड जेंडर, ओबीसी, ये सारे आ जाएँगे, ठीक ना? तो राज्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ यानी कि इनकम संबंधी चीज़ों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा, यानी उनकी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा, तथा सामाजिक अन्याय, जो इनके साथ सामाजिक अन्याय होता आ रहा है, एवं सब प्रकार के शोषण से इनकी रक्षा करेगा, यानी थर्ड जेंडर के साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता। उसको भी अपने जीवन का अधिकार होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ गरिमामय जीवन का अधिकार होना चाहिए। देखिए, आप किसी भी व्यक्ति के जीवन को सही से तभी समझ सकते हैं जब आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। अगर आप थर्ड जेंडर को समझना चाहते हैं तो उसके जगह पे अपने आप को रख के देखिए, तब आपको पता होगा कि ये लोग कितना दुःख सहते हैं और कितनी यातनाएँ सहते हैं। देखिए, शारीरिक शोषण तो एक अलग होता है, लेकिन मानसिक शोषण उससे भी बड़ा होता है, ठीक ना? मानसिक शोषण आपको दिन-प्रतिदिन क्या करता है, अंदर से खोखला करता है। तो मैं आपसे इतनी उम्मीद रखता हूँ कि आप कभी भी ये जो वीकर सेक्शन के अंतर्गत लोग आ रहे हैं, इनके साथ कभी मिसबिहेव मत कीजिएगा और कभी इनको एहसास मत दिलाइएगा कि ये कमज़ोर हैं। तो मैं समझूँगा कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ, शायद इससे कुछ कंट्रीब्यूशन देश को मिला, ठीक ना? तो आपसे कभी भी कोई स्त्री मिले, कोई भी ईडब्ल्यूएस का कोई पर्सन मिले, एसटी, एससी, आदिवासी, थर्ड जेंडर, ओबीसी, तो आप इनका सम्मान करें और ये कैसे और सशक्त हो सकते हैं, इस तरीके से इनसे बिहेव करें, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत व्यवहारिक बातें करते हुए ही हमें स्टडी करना है, वरना चीज़ें बड़ी बोरिंग लगती हैं, आपको तो पता ही होगा। इसके बाद संविधान में और कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, मतलब उसमें डाले गए हैं, जो ये कमज़ोर वर्गों की रक्षा करने के लिए उपयोग में आते हैं। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, अगर मोटे तौर पे मैं बोलूँ तो फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 14 से 32 तक आप रट ही लीजिएगा, इसमें जितनी चीज़ें हैं सब कमज़ोर वर्ग की शिक्षा करते हैं। 36 से 51 आपका डीपीएसपी, ठीक ना? नीति निर्देशक तत्व। ये 2 चीज़ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी आपको हमेशा आपके टिप्स पे होने चाहिए, यानी ज़ुबान पे होने चाहिए, ठीक ना? क्योंकि ये कमज़ोर वर्ग की हम बात कर लें, स्त्री शिक्षा की बात कर लें, थर्ड जेंडर की शिक्षा की बात कर लें, पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात कर लें, सबको सशक्त बनाते हैं, सबको शक्ति देते हैं। तो चलिए आइए फिर से आपका रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि स्त्री शिक्षा मैंने सारा चीज़ आपको पढ़ाया है। अनुच्छेद 14 से लेके 18 हमारा क्या है भाई, समानता का अधिकार है, ठीक ना? तो समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 बोलता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। आर्टिकल 15 बोलता है कि भाई आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी वंश के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी जन्म स्थान के हों, उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ये निषेध है। कोई भी दुकान में आप जा सकते हैं, कोई भी होटल हो, कुआँ हो, तालाब हो, स्थान घाट हो, सड़कों में सब कोई को प्रवेश की समानता है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा, ठीक ना? तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है भाई, रोजगार में अवसर की समानता होगी, सबके लिए रिजर्वेशन होगा, ठीक ना? अवसर की समानता हम तभी तो दे सकते हैं।
अनुच्छेद 17 क्या कहता है भाई, छुआछूत का अंत किया जाएगा। जो 80 शेड्यूल कास्ट से लोग मानते थे कि अगर वो बाकी के लोगों को छू देंगे तो वो लोग अपवित्र हो जाएंगे, तो इस धारणा का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत। महाराजा, धीराज, सम्राट, सुल्तान, राजा, ये सब जो भैया जी उपाधि थी, इसका अंत किया गया कि भाई कानूनी तरीके से कोई भी कोई कैसा भी उपाधि नहीं ले सकता। तो अनुच्छेद 14 कानून कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। एकदम रट लीजिए इसको। इसके बाद आपका अनुच्छेद 25 क्या कहता है, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी देता है कि व्यक्ति अपने तरीके से किसी भी प्रकार की अपनी आस्था रख सकता है, प्रार्थना कर सकता है, उस पर कोई भी चीज़ थोपी नहीं जाएगी। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, ये अनुच्छेद 35 धार्मिक वाले में आ जाएगा, ठीक ना। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 350 क्या कहता है कि नागरिकों को अपनी मातृ क्षेत्रीय भाषा में सरकार से संवाद करने का अधिकार देता है, जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बनता है। आर्टिकल 350 क्या कहता है कि भाई आप कोई सा भी शिकायत करना चाहते हैं किसी कार्यालय में किसी अधिकारी से, आप कोई भी भाषा में कर सकते हैं। इस बात की आज़ादी आपको आर्टिकल 350 ये आपको पावर देता है, ठीक ना। तो ये क्या करता है, एक तरीके से माइनॉरिटी की रक्षा करता है, उसकी अपनी विशिष्ट भाषा होती है, ठीक ना। आदिवासियों की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है, तो अ, उनकी ये रक्षा हो रही है। तो ये आपको याद रहेंगे, कमेंट में लिखिए कि हाँ सर जी याद रहेंगे, ठीक ना। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपको प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार, पेशा चुनने का अधिकार, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, प्रेस में कुछ बोलने की स्वतंत्रता, बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक ना। तो ये भी कमज़ोर वर्गों को अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ताकत देते हैं। अनुच्छेद 21 क्लोज ए क्या कहता है कि भाई 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। तो जितने भी कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, उनको क्या किया गया भाई, एक अधिकार दे दिया गया कि जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो आपके लिए निःशुल्क और अनिवार्य होगी। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है कि भाई मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, दमन उनका नहीं किया जाएगा। जो मैंने बताया कि ये कमज़ोर वर्ग कैसे उदय हुआ, जो सशक्त वर्ग था या जो इनसे उच्च वर्ग था, जो पावर में बैठा था, उन्होंने इन पे इतना शोषण किया, इतना ज़्यादती किया, इतना यौन उत्पीड़न किया, इतना शारीरिक शोषण किया, अलग-अलग तरीके से शोषण किया कि ये इतने कमज़ोर हो गए कि ये एकदम विशिष्ट हो गए, अलग इनकी पहचान हो गई, ठीक ना? ये चीज़। तो ये दुर्व्यवहार का दमन, स्त्रियों का अनैतिक व्यवहार, मैंने बोला ना कि जो गरीब लोग थे, या कह सकते हैं कि जो आपके जो कमज़ोर वर्ग थे, उनकी स्त्रियों को बस यौन संतुष्टि की दृष्टि से देखा जाता था। जो अमीर वर्ग के पुरुष होते थे, वो बस इसी दृष्टि से देखते थे कैसे इनको यूज़ कर लिया जाए, मतलब उनका कोई मूल्य नहीं होता था, ठीक ना? तो उस पे ये रोक लगाया गया, स्त्रियों की खरीद-बेच पे। बंधुआ मज़दूरी पे रोक कि कमज़ोर वर्ग से आप बिना पैसे के काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 23 क्या है भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 है आपका, ये चीज़ आपको याद रखना है, शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार। 19 से 22 आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार। तो ये आपको रट लेना है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से जोखिम वाले कामों में मजदूरी नहीं कराया जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30 क्या है आपका, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 29 क्या है, मैंने अभी पीछे पढ़ाया कि भाई आपको प्रार्थना और आस्था की क्या नहीं, भाषा और संस्कृति की क्या है, आपको संरक्षण का अधिकार है। देखिए अनुच्छेद 29, ठीक ना। तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद क्या है, अगली चीज़, अनुच्छेद 32 क्या है कि भाई ये जितने भी आपके 14 से लेके आपके 30 तक के क्या हैं, अनुच्छेद हैं, अगर इसको कोई नहीं मानता है या आपके फंडामेंटल राइट का कोई उल्लंघन करता है, तो आपको आर्टिकल 32 ये पावर देता है कि भाई उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ क्या पढ़ाया भाई कि देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है, रोजगार में अवसर की समानता दी जाएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि जो राज्य है वो दुर्बल वर्गों के शिक्षा, अर्थ संबंधी चीज़ों की विशेष रूप से, विशेष मतलब
कोई ऐसी रणनीति बनाएगा कि जिससे जो अभिजात वर्ग था, यानी कि जो सत्ता में हमेशा रहा वर्ग था और जो कमज़ोर वर्ग था, इनके बीच का जो गैप है, ये गैप मिट जाए। इसके लिए कोई विशेष रणनीति बनाएगा, ठीक ना? ऐसा अनुच्छेद 46 में बोला गया है कि ये कमज़ोर भी इनके बराबर पे आ जाए, सामान्य लोगों के बराबर पे आ जाए, ऐसी कोई रणनीति अपनाएगा। और रोज़गार में अवसर की इन्हें समानता कब दी जा सकती थी? जब इनके लिए क्या किया जाएगा? सीट रिज़र्व रखा जाएगा। तो अभी आप यहाँ एम.एड एंट्रेंस ही दे रहे हैं, आप बीएचयू में एडमिशन लेना हो, चाहे डीयू में लेना हो, कहीं भी लेना हो, आपके लिए एक रिज़र्व कोटा बुक होता है कि भाई जो आपका ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 10% सीट क्या होगा? रिज़र्व होगा, जितनी सीट है। फिर जो ओबीसी है उसके लिए 27% सीट रिज़र्व होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 21% सीट। तो ये रिज़र्वेशन दिया गया है ताकि ये जो कमज़ोर वर्ग हैं, इनका हक ना मारा जा सके। इनके लिए सीट क्या है? रिज़र्व है, संरक्षित है। इसके अतिरिक्त ही बाकी लोगों को प्रवेश दिया जाएगा या बाकी लोगों को जॉब में चयन किया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं विकलांगों के लिए भी आरक्षण दिया जाता है। सेना में जो हैं उनके लिए अलग-अलग तरीके से जिनको सरकार आइडेंटिफ़ाइड की होती है। अब हम देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, इश्यूज़ ऑफ वीकर सेक्शंस चाइल्ड। जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं भाई उनकी समस्या क्या है? तो इनकी पहली समस्या तो यही है कि भाई इनके जो पिता हैं, इनके जो माता हैं, इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो गरीबी रेखा से नीचे के अंतर्गत आता है। यानी इनकी जो प्रति व्यक्ति आय है उससे भी ये कम कमाते हैं। इनकी जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम सालाना आय है उससे भी कम के अंतर्गत में ये आते हैं। तो ये क्या है भैया? गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। और जब आपका परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको खाना, कपड़ा, आवास और बोल सकते हैं दवाई, ठीक ना? ये सारे चीज़ों की क्या होती है भैया? ये सारे चीज़ों की तंगी होती है। ये सारे चीज़ों की क्या होती है? तंगी होती है, आप बेहतर जीवन नहीं जी पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, माँ-बाप अपने तरीके से तो भाई काम करने की कोशिश ही करते हैं। उनके घर में बच्चा जन्म ले लेता है, तो वो क्या करते हैं कि भाई कहते हैं, "आ जाओ बेटा तुम भी कमा लो।" उससे जन्म किसका होता है? बाल श्रम का जन्म होता है, ठीक ना? वो बचपन से ही अपने बच्चों से भी कुछ काम कराने लगते हैं, तो उससे उनकी शिक्षा बाधित होती है। चलिए, बाल श्रम को अगर हम किनारे भी रख दें, इसीलिए बाल अधिकार लाया गया। तो बाल अधिकार नियम भी आप पढ़ लीजिएगा कि बाल अधिकार में क्या-क्या बालकों के अधिकार दिए गए हैं, ठीक ना? तो वो चीज़ भी आप पढ़ लीजिएगा। हालाँकि मैंने कुछ बताया भी है, एक वीडियो होगा प्लेलिस्ट में प्राथमिक विद्यालय को लेकर टीचर ट्रेनिंग का दृष्टिकोण, उसमें मैंने बाल अधिकार की चर्चा की हुई है। तो देखिए, अब परिवार अगर आपका गरीबी रेखा से नीचे आ रहा है और मैंने आपको बताया कि खाना, कपड़ा, आवास, दवाई ये सब की तंगी है, तो क्या पारिवारिक वातावरण होगा, क्या वो कौतूहल नहीं होगा? क्या परिवार में लड़ाई-झगड़े माँ-बाप के बीच में नहीं होंगे? क्या तना-तनी नहीं होगा, रसा-रसी नहीं होगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर बहुत लड़ाई होगा, माँ-बाप अक्सर झगड़ते ही बच्चे को दिखेंगे। ठीक ना? पिता माँ को गाली दे रहा होगा, माँ पिता को गाली दे रही होगी और बहुत ही कह सकते हैं अनसिविलाइज़्ड जंगली तरीके का वहाँ पे वातावरण देखने को मिलेगा। गरीबी क्या नहीं करा देती है, ठीक ना? तो ये चीज़ है, तो इसका क्या बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप बोलेंगे हाँ, बिल्कुल पड़ेगा और बच्चा गलत दिशा में जाएगा। तो कमज़ोर वर्गों की ये 2 समस्या हमने देखी। अभिभावक अजागरूकता, भाई जब गरीबी रेखा से नीचे परिवार आ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनके भी पिता गरीब रहे होंगे, तभी तो गरीबी का ये चक्र चला होगा। ये चीज़ है तो अभिभावक अजागरूक होते हैं क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं पाते, अपनी शिक्षा वो खुद नहीं लिए होते हैं, तो बच्चों की शिक्षा के प्रति क्या जागरूक होंगे आप समझ सकते हैं। अभिभावक असाक्षर होता है, जब अभिभावक असाक्षर होगा ज़ाहिर-सी बात है वो अजागरूक भी होगा और जब अजागरूक होगा तो आप समझ रहे हैं कि अगर उसने अपने बच्चे का किसी तरह एडमिशन करा भी दिया, उसका जो बच्चा था उसको किसी भी तरह पहली क्लास में मान लीजिए डाल दिया। सरकारी स्कूल था, बोला जा बेटा वहाँ मध्याह्न भोजन मिलेगा, खा के आ जाना। डाल भी दिया लेकिन उससे भी काम नहीं चल रहा है।
बच्चे का मन नहीं लग रहा है क्योंकि वो स्कूल से पढ़ के आता है घर में, फिर वो लड़ाई झगड़े पैसे कौड़ी के लिए उसको लगता है मैं भी कुछ काम करूँ यार, मैं भी कुछ कमाऊँ। तो वो क्या करता है अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, ठीक ना? तो क्या होता है उससे अपव्यय की समस्या आती है। जब बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तो वो क्या होता है वेस्टेज होता है, ठीक ना? उसे वेस्टेज बोलते हैं कि सत्र के बीच में जब बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है तो हमें अपव्यय की समस्या देखने को मिलती है। और अगर आपके परिवार में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता हो, एकदम तना-तनी हो, गाली-गलौच हो, तो आप स्कूल में जो आपको होमवर्क दिया गया होगा टीचर के द्वारा, क्या आप उसको शांति से घर में पूरा कर पाएँगे? आपका पढ़ने में मन लग पाएगा? आप बोलेंगे सर जी नहीं लग पाएगा। तो आप अनुत्तीर्ण भी हो जाएँगे। बच्चा को फर्स्ट क्लास में डाला है वो फ़ेल हो गया, ठीक ना? तो उससे अवरोधन की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। तो हालाँकि अब 1 से 8 तक फ़ेल ही नहीं किया जाता है, ठीक ना? और जब बच्चा 1 से 8 तक की पढ़ाई में ही विचलित हो जाएगा, सही तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो आगे की पढ़ाई वो कर पाएगा क्या? आप बोलेंगे नहीं सर जी आगे की पढ़ाई क्या होगी? आगे की पढ़ाई उसकी खत्म हो जाएगी, ठीक ना? विद्यालय व सामाजिक दोषपूर्ण वातावरण भी रहता है। मान लीजिए कि इधर सब कुछ सही भी था, ये लोग गरीब ज़रूर थे लेकिन अपने बच्चे के प्रति क्या थे? जागरूक थे और सब कुछ सही था। तो विद्यालय और समाज का कौन-सा वातावरण सही है? क्या छुआ-छूत आज मौजूद नहीं है? क्या गरीब के बच्चों को यौन संतुष्टि के नज़रिए से नहीं देखा जाता है? क्या उनका उत्पीड़न नहीं किया जाता है? आज भी विद्यालय के ऐसे कई शिक्षक आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएँगे जो आदिवासी बच्चियों जो तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं में पढ़ती हैं, उनका यौन शोषण स्कूल में करने लगते हैं, उन पे गलत हाथ कहीं-जहीं लगाने लगते हैं, ये समझ के कि ये लोग अजागरूक हैं, ये लोगों की जागरूकता, चेतना मर गई है, ये क्या समझेंगे? और छुआ-छूत मिड डे मील का जब खाना स्कूल में मिलता है, तो जो उच्च वर्ग के बच्चे होते हैं, वो गरीब बच्चों से छिटक के बैठ जाते हैं या लंच अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल में भी बच्चा पढ़ रहा है, तो वहाँ पे जो उच्च वर्ग के बच्चे होते हैं, जो अमीर घर के वर्ग लड़के होते हैं, वो गरीब घर के लड़के के साथ अपना भोजन करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, दोषपूर्ण वातावरण है हमारे समाज का, हमारे विद्यालय का, ये भी हमारे कमज़ोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करता है। कल्याणकारी योजनाओं के पैसों का बंदरबाट हो जाता है। मान लीजिए एससी, एसटी या कमज़ोर वर्ग के लिए कोई शैक्षिक योजना भी आती है, तो उसका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। उसमें जो राशि सरकार द्वारा आवंटित की जाती है, वो उनके खाते तक पहुँचने तक खत्म हो जाती है, ठीक ना? एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं यहाँ से ₹1 पैसे भेजता हूँ और वो जन सामान्य तक पहुँचते-पहुँचते कुछ पैसे हो जाता है, 10 पैसे, 20 पैसे, बाकी सब खा जाते हैं। तो कोई भी सरकारी योजना का पूरे ईमानदारी के साथ नेताओं द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, भ्रष्टाचार बहुत ही व्यापक तरीके से मौजूद है, इसके कारण भी वीकर सेक्शन के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। तो अगर इन सभी समस्याओं को हम एड्रेस करने में सफल हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं भैया, हम कमज़ोर वर्ग की शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं। आइए देखिए इनका क्या समाधान सरकार ने किया। तो हम देखते हैं कि अब इंसेंटिव फॉर एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शंस कमज़ोर वर्ग की शिक्षा हेतु क्या सरकारी प्रयास किए गए। तो पहला प्रयास ये किया गया कि भाई छात्रवृत्ति की हम व्यवस्था कर देते हैं। जो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और आपका क्या कह सकते हैं डिसेबल्ड पर्सन है, जितने भी हैं इनको क्या किया जाए भाई स्कॉलरशिप दिया जाए। मिलता भी है, आप लोग को मिला भी होगा बीएड, एमएड जो भी आपने कर रखा है। सॉरी एमएड मैंने बोल दिया, बीएड, बीए सब में आपको स्कॉलरशिप मिला भी होगा। इसके साथ-साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई भारत के कई प्रदेशों के कई ज़िलों में। ये एक ऐसा स्कूल था जो आवास के साथ था और ये आदिवासी बच्चों के लिए, वीकर सेक्शंस के बच्चों के लिए खासकर बनाया गया, डिज़ाइन किया गया। फिर नवोदय जवाहर विद्यालय श्री राजीव गांधी जब हमारे प्रधानमंत्री बने तो उनकी एक पहल थी शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत अच्छी पहल थी ये। आज इसकी व्यवस्था बड़ी बदतर कर दी गई है हमारी मौजूदा सरकार के द्वारा, ठीक ना? उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है बिकॉज़ क्योंकि वो कांग्रेस द्वारा शुरू की गई थी, यूपीए गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई थी। ठीक ना? तो ये नवोदय जवाहर विद्यालय क्या था कि प्रत्येक के ज़िले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जेएनवी खोलना था कि प्रत्येक के ज़िले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय होना चाहिए और ये ऐसा विद्यालय था जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, उनका उनका कॉन्ट्रिब्यूशन लेना चाहता था देश के लिए, ठीक ना? कि वो रूरल एरिया के बच्चों को हम क्या करेंगे,
उनको एडमिशन देंगे एक एंट्रेंस के ज़रिए। जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो एंट्रेंस में सेलेक्ट हो जाएँगे और उनकी जो 5वीं के बाद की पढ़ाई है टोटल 12th तक की, वो पूरा हम नवोदय जवाहर विद्यालय के अंतर्गत कराएँगे। और ये एक रेजिडेंशियल स्कूल था, आवासीय विद्यालय था। इसकी शुरुआत आपसे पूछ सकता है कि भाई कभी हुई थी? तो 1985 से 86 के बीच में हुई थी। प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री। ठीक ना? तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित थी। तो ये 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति का गठन हुआ। ये एक ऑटोनोमस बॉडी थी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं NESTS, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। जो खासकर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे हैं, उनके लिए एक व्यवस्था की गई, एक समिति बनाई गई, जो क्या करेगा, ईएमआरएस स्कूल पूरे भारत में खोलेगा। ईएमआरएस क्या है भाई? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक ना? ईएमआरएस का फॉर्म ईएमआरएस में जॉब के लिए फॉर्म निकलते रहते हैं, अभी भी निकला था, ठीक ना? तो वही ईएमआरएस की बात हो रही है। तो ये खासकर आदिवासी बच्चों के लिए भाई एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई और भारत के हर प्रदेश में, हर जिले में खोलने की बात हुई कि भाई कैसे हम इसका एक्सटेंशन समय दर समय करेंगे। पूछ लेगा आपसे कि एमआरएस की शुरुआत कब की गई, तो आप बताएंगे 1997 से 98 में। ये भी एक अच्छी पहल है। एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स, एडमिशन इन हायर एजुकेशन, जितने भी पात्रता परीक्षा होते हैं, जितने भी उच्च शिक्षा में एडमिशन के लिए एंट्रेंस होते हैं या मेरिट बेस्ड प्रोसेस होता है, उसमें आप देख रखे हैं कि रिजर्वेशन कोटा दिया जाता है। वीकर सेक्शंस को मैंने बताया कि ईडब्ल्यूएस को कितना दिया जाता है, 10% दिया जाता है। उसके साथ क्या होता है भैया, एससी को 21%, एसटी को 2%, ओबीसी को 27%। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से सरकार द्वारा उनके लिए प्रयास किया गया है। मध्याह्न भोजन मैंने आपको बताया कि जो गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे आते थे, घर में उनके खाने तक के सही से वांदे थे, ठीक ना? एक बच्चे को जो प्रोटीन चाहिए होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, विटामिन्स, वो सब नहीं मिल पाते थे, जिससे उसको पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन नहीं मिलता था। इसके लिए 1995 में एक अच्छी पहल की गई कि भाई अगर बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और वो अपनी प्रतिभा को खो देगा। इसके लिए मिड डे मील चालू की गई। ये 1992 जो पीओए था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा, उसी का प्रयास से ये चीज़ लागू हो पाई थी। इसके बाद एसएसए सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आया। इसने भी वीकर सेक्शंस के बच्चों की शिक्षा में बहुत प्रभाव डाला। इसके अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम, कई सारे सब अभियान चलाए गए, जो कि गरीब वर्ग के बच्चों को कैसे स्कूल में प्रवेश दिया जाए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट किया जाए, जो हाशिए पे खड़ा वर्ग है। बहुत प्रयास हुए और स्कूल चलो अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, इस तरीके से बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चले, अभियान चले। और आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसी एडॉप्ट किसके द्वारा की गई थी, तो सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा की गई थी। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का मतलब क्या है कि भाई हम किसी का प्रवेश रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम सभी को प्रवेश देंगे बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में आया, बहुत ही व्यापक था, शुरू में 5 प्रदेश में लागू हुआ, मैंने पढ़ाया हुआ है। इसने भी प्रभाव डाला। आरटीई एक्ट 2009 के 12 के 1 के सी में जब आप जाएंगे तो 25% सीट पर कमज़ोर वर्ग के बच्चों को क्लास 1 में प्राइवेट कॉलेज क्या करेगा, एडमिशन देने के लिए बाध्य है। और एडमिशन देने के बाद अगर बच्चा खुद से नाम नहीं कटाता है तो विद्यालय उसको प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक नहीं निकाल सकता। ऐसा प्रावधान है जो कि गरीब बच्चों के गरीब वर्ग के बच्चों को एक खास पावर देता है, खास उनको पकड़ देता है कि वो बड़े से बड़े स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड विद्यालय में पढ़ने का ख्वाब रख सकते हैं। अगर इस चीज़ को आपको बेहतर से समझना है ना, तो एक फ़िल्म है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इरफ़ान खान की फ़िल्म है, ठीक ना? उसका नाम है कुछ हिंदी मीडियम करके नाम है, आप एक बारी देख लीजिएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, टाइम होगा तो देख लीजिएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा, समझ भी जाएँगे, ठीक ना? चलिए, डिस्ट्रीब्यूट स्मार्टफ़ोन, टैबलेट एंड लैपटॉप, तो आप देख रहे होंगे कि अलग-अलग प्रदेश में सरकार के द्वारा जो छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाते हैं, स्मार्टफ़ोन दिए जाते हैं।
और लैपटॉप दिए जाते हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने लैपटॉप पूरे यूपी में बाँटे थे। अभी हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी डिजी शक्ति पोर्टल के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत स्मार्टफ़ोन दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं। मुझे भी योगी जी द्वारा भैया स्मार्टफ़ोन मिला है, ठीक ना? तो मैं भी इसका लाभान्वित हूँ। तो ये भी एक अच्छा प्रयास है कि भाई कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो मोबाइल कहाँ से खरीदेंगे, लैपटॉप कहाँ से खरीदेंगे, उनके परिवार में ऐसे ही खाने को लेकर तंगी होती है, दवाई को लेकर तंगी होती है। ऐसे में आप उनको मोबाइल दे रहे हैं, स्मार्टफ़ोन दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, तो वो टेक्निकली क्या हो जाएँगे, स्ट्रेंथन आ जाएगा उसमें, और वो दूरस्थ शिक्षा है उससे जुड़ पाएँगे, जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका लाभ ले सकेंगे। अनुच्छेद 45 की यदि हम बात करें तो उसको अब ईसीसीई से रिलेटेड कर दिया गया है 2002 में, जो 86 अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा। तो उसके तहत क्या है कि भाई जो आंगनवाड़ी है, बाल वाटिका है, वो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चे हैं उनकी पूर्ण रूप से देखभाल करेगा। तो ऐसे में जो आदिवासी समूह हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, वीकर सेक्शंस के बच्चों का जो प्रारंभिक देख-रेख होगा वो बेहतर हो पाएगा, क्योंकि इसकी ज़िम्मेवारी सरकार ले ली। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो वीकर सेक्शंस के लोग थे, ये पढ़ भी लेते थे ना, तो इनमें स्किल नहीं होता था। अच्छा, क्योंकि ये पढ़ाई के समय भी इधर-उधर भटक जाते थे, इनको उतना अच्छे से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता था, सामाजिक और विद्यालयी दोषपूर्ण वातावरण के चलते। तो इसके लिए पीएमकेवीवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया, और इसके तहत स्किल देने की बात की गई कि भारत के हर युवाओं को हम स्किल देंगे और उनका प्लेसमेंट भी कराएँगे। इसका लाभान्वित मैं भी हूँ, खुद मैंने इसमें एक एफटीएनएस करके कोर्स था, मैंने किया था, और इसके तहत फिर मैंने जॉब भी किया था, लंबे समय तक 1 आध साल किया था। तो एक अच्छी योजना है भाई, स्किल देंगे आप तो वीकर सेक्शंस मजबूत होगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेता है एग्जाम में, कई बार पूछा हुआ है, ठीक ना? बीपीएससी की बात कर लें, एलटी ग्रेड की बात कर लें, तो उसमें पूछा हुआ है, और ये आप ध्यान रखेंगे। एमएड एंट्रेंस में भी पूछा हुआ है, तो आप इसे याद रखेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या था? आप देखते होंगे कि जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं, उनके पति दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, और फिर शाम को घर पे आके उनको खूब मारते हैं और गाली-वाली देते हैं, और खाना-वाना की थाली फेंक देते हैं, गलत तरीके से बिहेव करते हैं, और जितना पैसा कमाते हैं दारू, सिगरेट में ही बर्बाद कर देते हैं। तो उन महिलाओं की अपनी एक पीड़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लाई गई कि भाई हम सभी महिलाओं को क्या करेंगे, इसमें स्किल देने का काम करेंगे, उनको सिलाई सिखाएँगे, कढ़ाई सिखाएँगे, उनको ब्यूटी पार्लर का काम सिखाएँगे, और उनको एक हम बजट भी देंगे, पैसा भी देंगे प्रशिक्षण करने के बाद, कि वो खुद का अपना व्यापार कर सके। तो ये भी एक बहुत अच्छी योजना है। फिर इसके बाद सृजन का नाम आता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज़ है। इस योजना के तहत स्कूल में क्या किया जाएगा कि भाई को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराया जाएगा, कि जो आपका ऑफ़िशियल पाठ्यक्रम है उससे अतिरिक्त। त्रिभाषा सूत्र का भी वीकर सेक्शन को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक देखिए, जो शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे होते थे या जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे होते थे, उनकी एक अपनी विशिष्ट भाषा होती थी। उनको अंग्रेजी सही से नहीं आती है, वो खड़ी हिंदी भी सही से नहीं बोल पाते हैं। मैं खुद सरकारी विद्यालय में मैंने पढ़ाया है कुछ दिन, ठीक ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो मैं वहाँ जब पढ़ा रहा था, तो वहाँ आदिवासी समुदाय के बहुत बच्चे थे, और वो खड़ी हिंदी नहीं समझ पाते थे मेरी, ठीक ना। तो फिर मैंने उनकी भाषा को थोड़ा-थोड़ा ऑब्ज़र्व किया, और फिर मैं उनके तरीके से ही उनको पढ़ा रहा था, ठीक ना। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है प्राथमिक विद्यालय को लेकर, टीचर ट्रेनेज का दृष्टिकोण, तो उसमें वो चीज़ मैंने बताई हुई है, ठीक ना, कि उनकी जो आदिवासी भाषा थी, तो उसी के हिसाब से मैं भी उनको पढ़ाने की कोशिश करता था। तो मातृभाषा में अगर हम शिक्षा देंगे, तो जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, वो क्या होंगे कि जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज है हमारा, जो यूज़ में ज़्यादा होता है, तो उसको भी वो समझ सकते हैं उसकी मदद से, और उनका शिक्षा में भी मन लगेगा। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके एमएड एंट्रेंस में पूछ लेता है, ओडिशा को ध्यान में रखिएगा कि ओडिशा में एक योजना लाई गई, मतलब एक कार्यक्रम लाया गया, उसका नाम है एमएलई, जिसका फुल फॉर्म होता है मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। ये इसलिए लाया गया कि भाई जो ओडिशा की क्या है ऑफिशियल भाषा, ओडिया है, क्या है, ओडिया है, और वहाँ पे जनजाति समूह भी रहता है, ठीक ना? शेड्यूल ट्राइब भी रहता है, एसटी रहता है, जिसकी अपनी भाषा है, संथाली,
और अलग-अलग जो आदिवासियों की भाषा होती है, तो वो भाषा थी। तो ये जो ओडिया ऑफ़िशियल भाषा थी और आदिवासियों की जो अपनी भाषा थी, इसके बीच में जो गैप था, इसको पाटने के लिए एक योजना कार्यक्रम लाया गया, एमएलई मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। इसके तहत क्या था कि भाई ऐसे आदिवासी समूह जिनको ओडिया नहीं आती है, उनकी अपनी विशिष्ट आदिवासी भाषा आती है, हम उसी भाषा में उनको शिक्षा देंगे और प्रारंभिक शिक्षा खत्म होते-होते तक हम उनको उन्हीं की भाषा के मदद से ओडिया भाषा भी सिखा देंगे। जैसे कि आप हिंदी आपकी क्या है मातृभाषा बहुत लोगों की होगी, लेकिन जैसे ही आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करते हैं या अपना माध्यमिक उच्चतर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करते हैं, 12th की एजुकेशन, तब तक आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से आ जाता है। तो वो आपकी मातृभाषा हिंदी की मदद से आपकी पढ़ाई खत्म होते-होते तक आपको अंग्रेजी भी सिखा दी जाती है। तो उसी पैटर्न पे काम कर रहा था आपका क्या ये एमएलई। इसमें क्या था कि ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति थी कि अगर उनकी मातृभाषा में अगर उनको हम शिक्षा देंगे, तो उनकी शिक्षा कैसी बन पाएगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण उनकी शिक्षा बन पाएगी। आपसे पूछ लेगा कि इसका शुरुआत कब हुआ, तो 2007 से 8 में इसका शुरुआत हुआ था। तो आपसे इतना पूछता है कि एमएलई भाई किस प्रदेश की योजना है, तो आपको ओडिशा ध्यान में रखना है, ठीक ना? ये पूछा है, सीयूईटी, पीजी, एमएड में भी पूछा है और बाकी के भी एमएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेता है। इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद है केरला मॉडल। आपको पता होगा कि केरल की शिक्षा व्यवस्था का पूरे भारत में नाम है। उसके बाद दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी, तो उनका भी स्कूल मॉडल की चर्चा हुई थी। तो हालाँकि यहाँ पे दिल्ली स्कूल मॉडल को तो मैं नहीं जोड़ पाया हूँ और हालाँकि अब वो बचा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे सरकार बदल गई, चीज़ें बदल गई। ठीक ना? 1 सेकंड मैं पानी पी लेता हूँ। तो उसकी बात अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कभी समय मिलेगा तो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा मनीष सिसोदिया के एजुकेशन मॉडल पे। केरला मॉडल क्या है, वहाँ पे आपको दिखेगा 100% लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलता है और ये लिटरेसी रेट इसलिए वहाँ पे देखना मिलता है क्योंकि वहाँ उनकी जो गवर्नमेंट की एजुकेशनल स्ट्रैटेजी थी वो थोड़ी अलग थी। उन्होंने एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज्ड करने के लिए अलग-अलग प्लान बनाए। जो लोकल कमिटीज़ थी उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया, जैसे बीआरसी, सीआरसी और जो जिला शिक्षा समिति होती है, ग्राम शिक्षा समिति होती है, इनकी भूमिका को सुनिश्चित करने का काम किया, इनको टास्क दिया और वो लोग वो पूरा किए। और केरला में आपको वुमेन्स एजुकेशन पे दिखेगा कि वहाँ की गवर्नमेंट ने विशेष रूप से ध्यान देकर काम किया है, तो जिसके कारण वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर यही स्ट्रेटजी हर स्टेट में फॉलो किया जाए, तो क्या होगा कि जो वीकर सेक्शंस है वो मजबूत मिलेगा। एजुकेशन जब सभी को मिल पाएगा, सब लोग जागरूक होंगे, सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएँगे देश के अलग-अलग सेक्टर में और हमारा देश ग्रोथ कर पाएगा, ठीक ना? अभी संसद में चर्चा एक चली थी, अभी मैं आज ही कल की बात कर रहा हूँ। खान सर ने अपना एक हॉस्पिटल कहीं बनाया है, उसमें वो कम पैसों में टेस्ट कर रहे हैं, कम पैसों में जाँच कर रहे हैं। उसको लेकर संसद में किसी एक प्रतिनिधि ने बोला था कि जब पटना के एक टीचर खान सर ₹10 में चेकअप कर सकते हैं, ₹25 में कुछ और कर सकते हैं किसी चीज़ का टेस्ट, तो हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्या ये सिस्टम हमारे सिस्टम के सामने एक तमाचा नहीं है? तो बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। अब उस पे क्या ही बोला जाए। आपके प्रवेश परीक्षा में समग्र शिक्षा से भी बात कर लेगा, तो समग्र शिक्षा क्या है भाई? समग्र शिक्षा आपका वीकर सेक्शन से ही संबंधित है, ठीक ना? भारत सरकार द्वारा 2018 में ये योजना शुरू की गई। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। एक एकीकृत योजना है, इंटीग्रेटेड कार्यक्रम है, जो पूर्व विद्यालय से लेकर प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा को एक निरंतरता मानती है कि भाई निरंतर चलना चाहिए और प्री स्कूल से लेकर 12th तक की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना है इसको और इसी के लिए ये काम करती है और ये नेशनल एजुकेशन 2020 के तहत काम कर रही है, ठीक ना? ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और इसे हम एकीकृत योजना क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा एसएसए आया था, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएस से आया था और जो हमारा टीचर एजुकेशन है,
इन तीनों को इंटीग्रेटेड करके एक योजना बनाया गया समग्र शिक्षा। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो छोटे-मोटे सारे कार्यक्रम हैं समग्र शिक्षा के अंतर्गत सबको समावेशित कर दिया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में पूछा है सीयूटी पीजी एमएड में ही पूछा है, ठीक ना? समग्र शिक्षा की मुख्य विशेषताएँ और उद्देश्य क्या हैं? तो व्यापक शिक्षा की बात करता है क्योंकि प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक निर्बाध शिक्षा का उद्देश्य करता है, किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न हम नहीं होने देंगे। समावेशी और न्याय संगत शिक्षा तक सभी की समान पहुँच के लिए काम करेगा, जिसमें लैंगिक समानता, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योजना को नई शिक्षा नीति के अनुसार ढाला गया है, यानी समग्र शिक्षा को एक नया रूप दिया गया है, जिसमें बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मकता पर विशेष जोर दिया गया है। कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना। डिजिटल पहल के जितने भी स्कूल, कॉलेज हैं, उसमें स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, डिजिटल बोर्ड स्थापित किए जाएंगे, आईसीटी लैब के लिए सहायता प्रदान की जाएगी समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत। शिक्षक प्रशिक्षण पे ध्यान दिया जाएगा, जो एससीईआरटी है, जो एसआईई है और जो डायट हैं, जो जिला प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, उनको और मजबूत करके जो शिक्षक हैं हमारे सरकारी विद्यालय के 1 से 12 तक के, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा समय-समय पे। ठीक ना? ये चीज़ है। फिर इसके बाद योजना के प्रमुख घटक क्या हैं? तो पूर्व विद्यालय शिक्षा 5 साल की उम्र से ही शिक्षा में सुधार करना इस योजना के घटक हैं। शिक्षा का अधिकार के अनुपालन को सुनिश्चित की आरटी एक्ट 2009 में जो-जो चीज़ें बोली गई हैं, वो सही से लागू हों, इसके लिए काम करेगा। स्वच्छता और सुरक्षा, विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण और बुनियादी ढाँचा तैयार करेगा कि बिल्डिंग टूटी ना हो, शौचालय हो, मेल, फीमेल और दिव्यांगों के लिए शौचालय हो, ये सारी चीज़ें। यह कार्यक्रम एक्सटेंशन भी समय-समय पर होता रहा है। पहले 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष के लिए विस्तारित था और उस समय में इसको एसडीजी 4 से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई एसडीजी 4 क्या है? तो सतत विकास लक्ष्य 4 है, ठीक ना? सतत विकास लक्ष्य जो 4 है, उसमें शिक्षा में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, वो चीज़ लिखा गया है। तो समग्र शिक्षा का उद्देश्य एसडीजी 4 को प्राप्त करना है, ठीक ना? और ये एक्सटेंशन होता चल रहा है, जैसे रिजर्वेशन हर 10 साल में बढ़ा दिया जाता है। पढ़े भारत, बढ़े भारत से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। भारत सरकार की एक प्रमुख राष्ट्रीय शैक्षिक पहल है, जो मुख्य रूप से कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक छात्रों में बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक कौशल, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी (FLN) विकसित करने पर केंद्रित है। यह सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित एक योजना है, ध्यान रखेंगे, जो 2014 में शुरू की गई और अब इसे समग्र शिक्षा के तहत जारी रखा गया, अभी भी जारी है, जिसका लक्ष्य बच्चों को मातृभाषा में पढ़ने, लिखने और गणित सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बस फैक्चुअल पूछेगा कि पढ़े भारत, बढ़े भारत किस योजना के अंतर्गत है, तो आप बताएंगे एसएसए के अंतर्गत है। शुरू कब की गई? 2014 में। क्या समग्र शिक्षा के अंतर्गत आती है या नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि अभी भी जारी है और समग्र शिक्षा के तहत ही जारी है। तो ये कुछ चीज़ें आपको दिमाग में बस याद रखना है, ठीक ना? निष्ठा क्या है? निष्ठा से आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। शुरू कब की गई? 21 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई। स्कूल के जो हेड हुआ करते थे और जो टीचर्स हुआ करते थे, उनको कैसे एडवांस बनाया जा सके, इसके लिए निष्ठा कार्य की। तो वीकर सेक्शंस को मजबूत बनाने में इसका भी रोल है, क्योंकि जब स्कूल हेड एडवांस होगा, टीचर सारे एडवांस होंगे, तो वो क्या कर पाएँगे, ख़ासकर के अलग-अलग बच्चों पे विशिष्ट तरीके से ध्यान दे पाएँगे। शगुन पोर्टल से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो शगुन पोर्टल आपको ध्यान रखना है कि भाई शाला गुणवत्ता, स्कूल गुणवत्ता के लिए इसका निर्माण किया गया। ये डेटा कलेक्ट करने का काम करती है पूरे भारत के स्कूल का। उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान एसएसए और समग्र शिक्षा पहल की निगरानी करना, कि भाई जो एसएसए में बोला गया था और जो चीज़ें उसके तहत क्रियान्वित की गई थी, समग्र शिक्षा के अंतर्गत जितने कार्यक्रम चल रहे हैं और उनके अंतर्गत जो भी राशि जारी की गई, जो भी चीज़ें क्रियान्वित की गई, उसको मॉनिटरिंग करना शगुन पोर्टल का काम है। हर विद्यालय के द्वारा शगुन पोर्टल पे डेटा अपलोड करवाया जाता है। वो डेटा शिक्षा मंत्रालय में जाता है और उस पे शिक्षा मंत्रालय उसके द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार करती है, नए रिफॉर्म्स करती है, रेगुलेट करती है, चीज़ों को देखती है, बजट में फिर उसका नया हिस्सा भी जारी करती है।
विशेषताएँ क्या है? यह स्कूलों में अपनाई जाने वाली नवीन पद्धतियों का भंडार प्रदान करता है। शिक्षकों, स्कूलों और छात्रों से संबंधित जानकारी के लिए एकल बिंदु पहुँच के रूप में कार्य करता है, ठीक ना? जितने विद्यालय हैं सबका डेटा इस पे है। यह प्लेटफ़ॉर्म शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, वही चीज़ मैंने जो आपको बताया है। इसके बाद अगला क्या है? दीक्षा से भी प्रश्न पूछ लेता है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। लॉन्च कब हुआ? 5 सितंबर 2017 को। दीक्षा क्या है भाई? ज्ञान साझाकरण के लिए डिजिटल अवसंरचना कार्यक्रम। भारत की स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय डिजिटल मंच है, जिसे शिक्षा मंत्रालय एमओई और एनसीईआरटी द्वारा शुरू किया गया। यह शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए कई भाषाओं में समृद्ध ई सामग्री यानी कि ई लर्निंग मटेरियल और संसाधन प्रदान करता है, ठीक ना? तो दीक्षा क्या करता है? ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्राप्त कराने का कार्य करता है, जो ऐप्स और वेब के माध्यम से सुलभ है। तो दीक्षा का ऐप भी है। मैंने खुद दीक्षा ऐप का इस्तेमाल किया हुआ है। कब किया हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ रहा था, बीएड में जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे लेसन प्लान बनाना रहता था, और मैंने उत्तर प्रदेश से मैंने अपनी शिक्षा सारी प्राप्त की है ज़्यादातर। तो उत्तर प्रदेश का जो पाठ्यक्रम था, वो और जो उससे संबंधित ऑनलाइन मटेरियल था, पूरी की पूरी किताब दीक्षा पोर्टल पे अपलोड है। दीक्षा का अपना प्ले स्टोर पे ऐप है, उसमें आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद अपना ज़िला सेलेक्ट कीजिए, आपको उस स्टेट की एससीईआरटी की किताब देखने को हूबहू मिल जाएगी, फिर उससे आप लेसन प्लान आराम से बना लीजिए। तो ये चीज़ था, तो मैंने दीक्षा यूज़ किया हुआ है, तो आपको भी इसके बारे में जानकारी रखना है। तो जो वीकर सेक्शंस के बच्चे थे या जो वीकर सेक्शंस के टीचर्स थे, उनको क्या करता है? ये स्ट्रेंथन प्रदान करता है कि वो तकनीकी रूप से भी क्या होते हैं, चीज़ों को सीख पाते हैं, उनको एडवांसमेंट मिल पाता है, ये चीज़। और अक्सर मिश्रित शिक्षा के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से पाठ्यपुस्तकों से जुड़े होते हैं। मैं कभी आपको दीक्षा पे एक और वीडियो बना दूँगा, जिसमें मैं आपको लाइव चीज़ें दिखा दूँगा, कैसे यूज़ करते हैं। यह इंटरैक्टिव समग्र शिक्षक प्रशिक्षण, देखिए मैं जो चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ, ये नहीं कि बस पढ़ा देता हूँ, मैं प्रैक्टिकली उन चीज़ों का नॉलेज भी अपने पास मैंने रखा हुआ है, ठीक ना? तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को बता पाता हूँ। और भौतिक पाठ्यपुस्तकों को डिजिटल सामग्री से जोड़कर मिश्रित शिक्षण का समर्थन करता है, जिससे भारत की विविध भाषाई और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। एससीईआरटी की आपको बुक चाहिए किसी भी स्टेट की, आपको दीक्षा पोर्टल पे आसानी से मिल जाती है, दीक्षा के प्ले स्टोर ऐप पे, ठीक ना? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ई लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराती है भाई। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड क्या है? तो ओडीबी से बोलेंगे, लॉन्च किया गया 20 फरवरी 2019 को। इसका लक्ष्य क्या था कि भाई आप देख सकते हैं, भारत सरकार द्वारा सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में और उच्च शिक्षा संस्थानों की कक्षाओं को डिजिटल बनाना था, डिजिटल बोर्ड उसमें लगाना था। इसका उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डिजिटल बोर्ड, एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके इंटरैक्टिव प्रौद्योगिकी, बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड और व्यक्तिगत शिक्षा के माध्यम से सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाना है। कार्यान्वयन कैसे हुआ? तो यह पहल समग्र शिक्षा योजना के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी घटक का हिस्सा, मैंने बोला ना, जितनी छोटी-मोटी सारी योजनाएँ मिलेंगी, अब उनको समग्र शिक्षा के अंडर कर दिया गया है, क्योंकि नाम ही है समग्र शिक्षा, तो सभी प्रकार के शिक्षाओं के जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। और इसे लेकिन समग्र शिक्षा इतना ध्यान रखिएगा कि 1 टू 12th पे विशेष अपना ध्यान रखती है। प्री स्कूल से 12th, 1 यहाँ ना लिख के प्री स्कूल से 12th। और इस उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपसे पूछ ले खाली, तो वो क्या था कि विद्यालय संरचना पे काम किया था कि भाई 2 रूम, हॉल, रोशनदानी, ये सब विद्यालय की भौतिक संरचना कैसे बेहतर बनाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वितीय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की गई थी। आपसे पूछ ले परामर्श योजना क्या है? तो जुलाई 2019 में शुरू की गई, यूजीसी द्वारा शुरू की गई परामर्श योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य गैर मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों को एनएएसी मान्यता, अच्छा नैक, एनएएसी नैक मान्यता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है, ठीक ना? तो देखिए ये क्या है भाई कि जुलाई 2019 में शुरू की गई, यूजीसी द्वारा शुरू की गई, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो गैर मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान हैं को नैक मान्यता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना है।
हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थान मेंटर आवेदक संस्थानों मेंटी को गुणवत्ता आश्वासन अनुसंधान और सर्वोत्तम प्रथाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे पूरे भारत में शिक्षा मानकों में सुधार होता है। ठीक ना? तो ये परामर्श देती है कि भाई कैसे मानक को पूरा करना है, और जो नैक क्रेडिशन का काम करती है, जो क्रेडिट देती है, ठीक ना, एक क्रेडिशन का काम करती है। तो नैक मान्यता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। ठीक ना? ये चीज़ है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये 2019 जुलाई में शुरू की गई, यूजीसी के द्वारा शुरू की गई, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कि भाई क्लास समाप्त हो गई। आप लोगों को थैंक यू पेशेंस बना के देखने के लिए। पूरा 1 घंटे की क्लास हो गई, ठीक ना? चलिए, देख लीजिएगा क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट था। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, पीवाईक्यू, सीयूईटी, पीजी, एमएट का सॉल्व करके देखिएगा, आपको मिल जाएँगे, ठीक ना? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये तस्वीर एक सेमिनार में मैं जा रहा था, वहाँ की है। मैंने एक स्पीच लिख रखा था और मैं काफ़ी एक्साइटेड था। तो उस समय की ये तस्वीर है। मैं उस पल को बड़ी ही खुशनुमा तरीके से याद करता हूँ, इसलिए मैं हर बार आपको बताता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को मैं कॉम्पिटिटर मानता हूँ, क्योंकि आप लोग सिलेबस नोट डाउन कर रहे हैं, थियरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उसको पीवाईक्यू से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। आप लोग युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग का जो युद्ध है वो एग्ज़ाम हॉल है, और वहाँ से आपको एमएट की एक सरकारी सीट लेकर आनी है। और यूनिट 9 हमारा क्या हो जाता है भैया, टोटली पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग यूनिट 10 को पढ़ेंगे। यूनिट 10 की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक ना? 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में वो ऐड कर दी जाएँगी, आप उसे देख लीजिएगा। और हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे कि टीचिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, शिक्षण की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत जल्द आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा 2-4 सेशन में, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, सीयूटी, पीजी, एमएट 2025 का।